जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, एक ब्लैंक स्क्रीन है जिस पे कुछ भी नहीं है, ना कोई सवाल है, ना कोई जवाब है, बस मन में एक निराशा है। मैं समझ सकता हूँ कि इसमें जिन एस्पिरेंट का सिलेक्शन किसी वजह से नहीं हो रहा होगा, उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक इसी स्क्रीन की तरह होगी। अब मैं चाहता हूँ कि उनके अंदर जो भी उनकी मानसिक स्थिति चल रही है, उस पे हम विचार विमर्श करें, एक नतीजे तक पहुंचे, और इसी के लिए हमने ये वाला सेशन आज आपके लिए प्लान किया है। तो हमारे साथ है प्रणव सर। बिल्कुल, ये वीडियो देखो, इट्स नॉट अ नॉर्मल स्ट्रेटेजी वीडियो। यहाँ हम तुमसे कुछ बहुत मुश्किल सवाल पूछेंगे जो शायद ही कोई तुमसे पूछ रहा होगा, मगर अगर तुम इसके जवाब दे लेते हो ना, तो ये जो एक सवाल है व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या, नीट हो चुका है, मुझसे नहीं हो रहा है, जो भी सवाल तुम्हारे मन में, हर एक सवाल का जवाब तुम खुद ब खुद दे लोगे। तैयार हो? बहुत मुश्किल काम है यहाँ पर, है ना। आज घर वाले भी पूछते होंगे कि अब क्या करना है तुमको, ये पेपर नहीं हो रहा तुमसे, दोस्त यार भी पूछ लेते होंगे। तो सर कुछ मुश्किल सवालों पर आते हैं, हिम्मत बनाए रखना और एक पेन पेपर लेके बैठना। मैं चाहता हूँ तुम आंसर करो इसको बहुत ढंग से। तो यहाँ पर आते हैं हम कुछ सवालों पर। तो देखिए, जब भी आप जीवन में, मैं अपने जीवन में जब भी असफल हुआ किसी भी चीज में, तो मैंने यही सीखा है कि अपने अंदर एक बार झांको, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई कोई नहीं जानता। नहीं जानता है, बिल्कुल। और कई बार आप भी नहीं जानते हैं। और जब आप नहीं जानते तो आपको जानने के लिए कोई तीसरा दूसरा व्यक्ति होना चाहिए जो आपको समझाए कि आप अपने आप को कैसे जाने। तो उसके लिए हम लोग आज यहाँ पे आए हैं। हम ये बताने आए हैं कि अपना इंट्रोस्पेक्शन आप कैसे करें, क्या गलतियां रह गई हैं, क्या समस्याएं रह गई हैं, उन्हें कैसे सही करें, क्योंकि इसके बिना आगे बढ़ने कोई पर्पस नहीं है। अगर हम देखिए फिर से आंख बंद करके और जोश अंदर भर के कोई मोटिवेशनल वीडियो देख करके फिर से लग भी जाते हैं, और हमारी दिशा सही नहीं है, हम सही मानसिक स्थिति में नहीं है, तो हम कुछ दिन तो कर लेंगे, 1 महीने 2 महीने, 3 बिल्कुल। महीने, लेकिन फिर हम निराशात लगते वो वही वाली है सर, जो चाबी भरते हैं ना गाड़ी में। हाँ, तो ये चाबी भरता है, ये मोटिवेशन। फिर तुम भागोगे, फिर अपने आप रुक जाओगे। तो बार बार अगर यही जरूरत है तो इससे अच्छा मत करो तैयारी यार, मत करो तैयारी अब। तो सर कुछ सवालों से तुम जवाब देना, हम बस सवाल पूछ रहे हैं। बताइए। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि भाई, जो लोग जिनको सफलता हाथ नहीं लगी है, उसके लिए सबसे पहला दोष मैं जो देना चाहूंगा, लैक ऑफ डेप्थ इन कॉन्सेप्ट। क्या ये सही बात है? आप अपने विचार जरूर इस पे व्यक्त करिएगा जब आप ये चैट सेक्शन ओपन होगा। क्या आपके कॉन्सेप्ट्स में डेप्थ की कमी थी? क्या आपने उतनी डीपली सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा? अगर जवाब आता है हाँ, तो फिर आगे बढ़ने के लिए आपके पास रास्ता है, क्योंकि अब वहां से आप सही कर सकते हैं। बिल्कुल। और जवाब मिलता है कि नहीं, आपने पढ़ा था, सब डेप्थ में पढ़ा था, उसके बाद आपका नहीं हुआ, तो अभी तो सेपरेट हो चुका है फिर बिल्कुल मामला। बिल्कुल। दूसरी बात है लेट स्टार्ट, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं भाई, लेट स्टार्ट करते हैं। अभी जैसे अभी सोचेंगे, विचारेंगे, 1 महीना लगा देंगे, 2 महीना लगा फिर काउंसलिंग का वेट। काउंसलिंग का वेट, जबकि उनके नंबर कितने आ रहे हैं? नंबर आ रहे हैं 450। जनरल कैटेगरी के हैं, 450 नंबर आ रहे हैं। आप 450 नंबर में जनरल कैटेगरी में कोई भी स्टेट पकड़ लीजिए, तो भाई ना के बराबर चांस है, और उसमें भी आप एक झूठी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, तो देखो, वो मायने नहीं। उम्मीद बहुत अच्छी चीज है, लेकिन तुमको क्लैरिटी भी होनी चाहिए कि है ना, रियल चीजों में रहो तो ज्यादा अच्छा है ना। हाँ, बिल्कुल सच्चाई मिली। तीसरी समस्या है अवॉइडेड लेंथी क्वेश्चंस, क्योंकि भाई होता क्या है आजकल, सबको एक आसान राह पसंद है। कठिन सच सुनना पसंद लोग नहीं करते, आसान झूठ सुनना पसंद करते हैं। बिल्कुल। तो भाई, आपको भी क्या आसान झूठ बेचा गया है? क्या आप भी उसी आसान झूठ को पूरे साल भर अपने साथ रख के एक हंसी खुशी के माहौल में तैयारी करके निकल गए, और फिर आप आज निराश हैं, आप परेशान हैं, आपके साथ गलत हो गया? अगर ऐसा है तो फिर ये सेशन आपके लिए है। हम आपको बताएंगे क्या समस्याओं को सुलझाया जा सकता है, क्या अभी भी मौका है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। और यार एक चीज और, सुपरफिशियल क्या तुमने पढ़ाई करी है? क्या बायो में भी तुमने ऊपर ऊपर से एनसीईआरटी का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ा है कि डेप्थ में गए हो? क्या फिजिक्स में भी डेप्थ सवाल लगाए हैं तुमने कि नहीं गए हो? अगर डेप्थ में नहीं गए हो, मेरा पहला भी सवाल था और उसके साथ डायरेक्ट लेंगे कि सिर्फ ऊपर ऊपर से बस देखा है तुमने, लास्ट पॉइंट में आकर के सिर्फ फॉर्मूले देखे तुमने, एक वन शॉट देख ली, फॉर्मूले रट गए, उससे बनता ही पेपर फिजिक्स और केमिस्ट्री जहां तक कंसर्न है। मगर अभी मुझे मत बताओ, आराम से खुद को जवाब देना, ठीक है? मैंने कहा तुम मुझे ये सवाल हम ना तुमसे पूछ, हाँ, और ना कोई समाज तुमसे पूछ रहा है, ये तुमसे तुमसे पूछो। और अगर तुम्हारे जवाब जो आ रहे हैं ना, उन जवाब के अकॉर्डिंग ही तुम आगे क्या करने वाले हो, वो तुम ही डिसाइड कर। बिल्कुल। अच्छा एक बात और, क्या तुमने प्रैक्टिस की कमी रखी? तुम सिर्फ थियोरी पढ़ते रहे, क्योंकि बच्चे को थियोरी पढ़ने में मजा बहुत आता है, तुम्हें भी पता है ये बात, और इसको एक्सेप्ट करो। क्योंकि थियोरी पढ़ते हैं तो सवाल नहीं देखते हैं, तो कोई सवाल पूछेगा नहीं तो गलत होगा नहीं, और गलत होगा नहीं तो मजा आएगा भाई, है ना। थियोरी हमें पढ़ाने ही बड़ा मजा आया, थियोरी खाली बताना ही तो है। तो पूछना अपने आप से ये सवाल
कि जब एक टीचर लेट्स से फिजिक्स में बिठा करके तुम्हें तगड़े सवाल करा रहा है तो उसको लिखते थे क्या बच्चे, कभी कोई ऐसा बच्चे लिखते हैं ना। बच्चे बोलते थे कि भाई अगर मान लो अगर मैं भी खुद अगर मान लो बहुत डीप में क्वेश्चन कराता था तो कई सारे कमेंट्स मेरे को कई बार मिले हैं कि सर आप इतने डीप, क्या ये एक सवाल लिखा था सर क्या ये नीट में आएगा, हाँ, क्या ये क्या नीट ऐसे क्वेश्चन नीट में आते हैं? बिल्कुल। अब आ गए भाई। नियम एक है भाई, वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयारी रखो हमेशा, तभी कुछ कर पाओगे हमेशा। मतलब कुछ बच्चे ऐसे तैयारी करते हैं, इस बार फिजिक्स टफ आई, अगली बार फिजिक्स नहीं आएगी, आपकी केमिस्ट्री आएगी, और एनटीए गूगली मारता है तो एनटीए ने धोखा दिया। आप भाई प्रोडिक्शन क्यों ले रहे हो? मतलब आप कोई वो जलवायु वाले वो थोड़ी हो कि संवाददाता कि आप बताओगे मौसम अब ऐसा होगा, बरसात होगी नहीं होगी। भाई यार एनटीए नीट का एग्जामिनेशन देने जा रहा हो, कोई प्रोडिक्शन पे काम मत करो। ये मैं बहुत बार समझाता हूँ बच्चों बिल्कुल। अब अगला सवाल जो तुम सबके मन में आ रहा होगा वो ये कि ड्रॉप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं कोई जजमेंट देने नहीं आया हूँ कि भाई तुम अभी ड्रॉप कर दो क्योंकि बैच आ रही है, मतलब ऐसा तुम हर जगह देख रहे होगे। वी आर हियर जस्ट टू टेल यू कि एक चेकलिस्ट बताएंगे तुमको, अगर तुम उसमें फिट बैठते हो तो ड्रॉप करना, अदरवाइज मत करना। बिकॉज एक साल की जो जर्नी है ना, बहुत कुछ मांगती है भाई, बहुत आसान नहीं। और मैं इनवाइट कर रहा हूँ अमित गुप्ता सर को, मतलब बहुत सालों से सर एस्पिरेंट्स को देश के टॉप मेडिकल कॉलेज में पहुंचा रहे हैं। सर एडवाइस दीजिए बच्चों को, क्या किया जाए? देखो बच्चों, ये जो मैं तो देखता आ रहा हूँ, मतलब 25 साल होने को आया इस चीज़ में, तो बहुत सी चीज़ों में हम खुद डिसाइड नहीं कर पाते, हम दूसरों से ही पूछते रहते हैं, आप बताओ क्या करें, आप बताओ, पहले पेरेंट्स से, सिबलिंग्स से, फ्रेंड्स से, और कभी कभी हम भेड़ चाल में चल जाते हैं कि जैसा दूसरे कर रहे हैं वैसे ही हम करने लगते हैं। हर इंडिविजुअल यूनिक है, आपको अपना डिसीजन खुद लेना है। बट फिर भी अगर हम देखें, अगर हम इसको सेग्रीगेट कर दें कुछ इस तरीके से ताकि थोड़ा ईजी हो जाए डिसीजन लेना, तो हाउ टू डिसाइड। सपोज इफ यूर ए फ्रेशर, अभी आपने 12th के साथ दिया था, तो मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ कि 12th के साथ सिलेक्शन होना हमारे देश में AIPMT जो ये कहलाता तब से ही बहुत मुश्किल है, और नीट में भी उतना ही मुश्किल है। तो अगर आप प्रेशर हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है इस साल, एंड यू रियली वांट टू बी अ डॉक्टर, देन यू शुड गिव योरसेल्फ अनदर चांस। सोचना नहीं है इसमें। तो फ्रेशर हो तो ज्यादा स्ट्रेस मत लो यार, गिव योरसेल्फ अ चांस, यू डिजर्व इट। You deserve a अच्छा, chance. टेक अ चांस ओनली व्हेन यू वांट टू क्रैक Yes, दिस एग्जाम। only if you want to हाँ, crack it. बिल्कुल। If you don't want to crack it, peer pressure में आके, पेरेंटल अथॉरिटी में आके नहीं करना। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट ईयर रिपीटर, आपने ड्रॉप किया लेकिन आपका इस बार नहीं हुआ, आप कहीं ना कहीं कट ऑफ से नीचे जा रहे हैं। तो अब ये इस पर डिपेंड करता है कि वेदर ये आपकी गलतियों की वजह से ऐसा हुआ है या आप में कैपेबिलिटी की ही कुछ कमी लग रही थी। तो आप अपना स्कोर देखिए क्या हुआ। देखो, फिजिक्स का पेपर टफ था, फिजिकल केमिस्ट्री का टफ था, बायो का रिलेटिवली इजी था, पर ओवरऑल आप कितना फर्स्ट ईयर रिपीटर में आप कितना स्कोर कर रहे हैं। इफ यू आर आफ्टर गेटिंग ए फर्स्ट ड्रॉप, इवन इफ यू आर स्कोरिंग नथिंग, तो मतलब आपको सोचना चाहिए। बट अगर एक ड्रॉप करने के बाद अगर सर मेरे को लगता है कि अगर अराउंड 400 भी, 350 400 भी स्कोर अगर क्रॉस हो रहा है, सीइंग एट द पेपर, और कई बार हमें पता होता है कि किस गलती की वजह से हमारे साथ ऐसा हुआ कि Right. नहीं क्रॉस कर पाए। आपको अगर अपनी गलती पता है, हाँ। और आपको पता है कि ये मैंने नहीं किया था, मेरा 100 नंबर और आते, तो आप अगर 400 भी टच कर रहे हो, 350 भी टच कर रहे हो, तो यू कैन गिव योरसेल्फ अ चांस। और इसमें भी क्या है ना सर, मतलब मार्क्स का रेंज तो चलो एक फैक्टर है, काफी बच्चे तैयारी शुरू करते हैं, 2 महीने के जोश में रहते हैं, फिर इनडिसिप्लिन होकर पूरा साल खराब कर देते हैं। वही भाई वैसे बच्चों तुम ड्रॉप मत करना, क्या गारंटी है कि तुम फिर से नहीं करोगे? मतलब ये गारंटी अगर तुम लेते हो तो मतलब ये बहुत बड़ा कमिटमेंट होगा, क्योंकि फिर 2-3 महीने के जोश के लिए तो इससे अच्छा मत ही करो यार। क्यों बिल्कुल। पैसे वेस्ट करने और क्यों मेंटल ट्रॉमा झेलना, क्या पता। अपने आप को आईने में देखो और बिल्कुल। खुद से सवाल करो, एंड इफ यू पास योरसेल्फ, तभी आप आगे बढ़ो। बिल्कुल। और प्लीज किसी को सुन के कोई डिसीजन मेकिंग मत करना। फिर सर जो सेकंड थर्ड ईयर रिपीटर, इनको वैसे मैं तो रिकमेंड नहीं करता ड्रॉप, आपका क्या थॉट है सर? मेरे को ये लगता है कि अगर सेकंड या थर्ड रिपीटर में अगर आपको ये है कि इस बार आपका किसी अनफोर्सीन सर्कमस्टेंस की वजह से रुका है, मान लो कोई ट्रेजेडी हो गई या Right, कोई right, और हाँ। प्रॉब्लम हो गई, और वही रीजन है, उसके अलावा कोई रीजन नहीं है, आपने पढ़ाई पूरी की थी और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही थी, देन यू कैन गो अहेड। ठीक है, बट अगर आपने पूरी ताकत से, आपको लगता है मैंने पढ़ाई भी की थी, मैं सब कुछ किया, मेरे दिमाग के ऊपर से चीजें जा रही हैं, मैंने अपनी तरफ से हर बेस्ट एफर्ट कर लिया, then listen, you should understand one thing. Not all successful people in this world are doctors. राइट। And not all doctors are successful. तो this is not everything, है ना। तो इसको आप सोचिए, बहुत सारे फील्ड्स हैं और भी राहें खूब है, लेकिन ये सोच के आप डिसीजन लीजिए। ठीक है, और अगर आप थर्ड ड्रॉपर है और आपके फिर भी 300 ही मार्क्स आ रहे हैं, तो आई विल नॉट रिकमेंड यू टू कंटिन्यू दिस, बिकॉज इस एक साल में आप और कुछ बहुत अच्छा आगे लगे। बिल्कुल, इतना भी दिल पे लगा करके इट इज नॉट वर्थ इट कि तुम जीवन के अपने 5-6 साल एक ही चीज पे स्पेंड हम करते जाओ। टीचर है, हम बिजनेसमैन नहीं है, हम तुम्हें यहाँ पे कोई सब्सक्रिप्शन बेचने के इरादे से नहीं आए हैं। नहीं तो हम आके ये भी बोल सकते हैं, हाँ, इतने सालों से पढ़ा रहे तुम फिर ड्रॉप करो, नहीं ड्रॉप करो। वी आर टीचर्स, वी आर नॉट बिजनेसमैन। हमें कोई बिजनेस नहीं करना है, हमारा बिजनेस आपके साथ जो है वो दिल का बिजनेस है, और वही है, बस इतना ही है।
और बाकी तो हम लोग आपको सही बहुत ऑप्शन है यार, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो, सक्सेसफुल हो, बढ़िया हाँ किसी भी फील्ड में काम करो, है ना। चलो अब सर हम आते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी पर। मतलब मैं तुम्हें एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, ठीक है, लेकिन यार इस साल का पेपर ऐसा है, तुम्हें फिजिक्स में पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए, केमिस्ट्री में भी क्लैरिटी होनी चाहिए। तो अगर शुरुआत वाले पार्ट के वीडियो से तुमने ये डिसाइड कर लिया कि अब तुम्हें आगे मेहनत करनी है, तो मेहनत रैंडमली मत करना भाई, है ना। मतलब कहीं भी कुछ भी पढ़े जा रहे हो, ऐसी टीम के साथ, ऐसे लोगों के साथ पढ़ो जो जाने जाते हैं अपने रिजल्ट्स के लिए। यहाँ जो भी आएंगे, मतलब अब हम टीचर्स अपनी तारीफ क्या ही करें, गूगल कर लेना तुम किसी के भी बारे में, यू विल नो हु आर दीज टीचर्स, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करता हूँ, केमिस्ट्री को 3 पार्ट में स्प्लिट करते हैं, और इस बार थोड़ा खौफनाक पेपर भी आया था फिजिकल केमिस्ट्री का। तो हमारे लेजेंडरी, वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट AKM सर। सर आप बताइए बच्चों को क्या किया जाए फिजिकल केमिस्ट्री में। भाई फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर इस बार काफ़ी खतरनाक था। कैलकुलेशन बहुत लेंदी थे, प्लस उन्होंने कॉन्सेप्ट भी डाले हैं, लेंदी भी डाला है, कैलकुलेशन भी डाला है, और क्यूब रूट ऐसे कैलकुलेशन डाले हैं कम बहुत, और पास कैलकुलेशन भी है, मतलब बहुत क्लोज आंसर आपको मिलेंगे। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनमें समस्याएं होंगी। थर्मो कुछ ऐसे क्वेश्चन आए हैं जिनमें कॉन्सेप्चुअल अगर आप स्ट्रांग नहीं होंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो मैं इन सब बातों पे आपको डिस्कशन करने के लिए बता रहा हूँ, आप इंट्रोस्पेक्शन कीजिएगा। मैं आपको पहले तो ये बता देता हूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री की क्या एनालिसिस है ओवरऑल मेरे पास। जैसे नीट 2026 का पेपर था और ये एक री नीट 2026 का पेपर है, मतलब जो 1 महीने के अंदर ये पेपर दोबारा से 1 डेढ़ महीने में हुआ है। तो मैं इसमें आपको बता दूं कि जो पहला वाला पेपर आया था वो बेसिक टू मॉडरेट लेवल का कंटेंट उसमें पूछा गया था, इजी क्वेश्चन प्रैक्टिस थी उसमें, और लेस कैलकुलेटेड न्यूमेरिकल थे। फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच ज्यादा थी, थोड़ा सा कैलकुलेशन 1-2 क्वेश्चन में था, लेकिन फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच ज्यादा थी। लेस कॉन्सेप्चुअल कंटेंट था, मतलब उसमें मेनली थर्मो में भी अगर आप देखें तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में लग रहे थे। हाँ, किसी में 2-4 लाइनें आपको लिखनी पड़ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं था कि बहुत डीप कॉन्सेप्ट की आवश्यकता। अब यहीं आते हैं हम लोग रीनीट पे। रीनीट में जैसे पेपर हुआ पूरी कहानी चेंज हो गई, ठीक है। आप अगर देखें तो डीप लेवल कंटेंट है अगर आपका, तभी आप कर पाएंगे। अगर लेंदी क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने कर रखी है, आप में उतना धीरज है, धैर्य है, पेशेंस है, तभी आप वहां टिक पाएंगे एग्जाम में। क्योंकि अगर इतना लेंदी क्वेश्चन आ गया, आपके 4 लाइन लग गई, फिर आपको लग रहा है भाई अभी मेरे को 3 लाइन और लगने वाली, और आंसर आएगा कि नहीं आएगा यही नहीं पता मेरे को, इसमें भी डाउट है मेरे को, इसमें भी डिलेमा है, तो भाई पेपर ही छोड़ देते हैं, वाला क्वेश्चन ही छोड़ के निकल लेते हैं। वहां भी समस्या थी। इस बार मोर कैलकुलेटेड था मामला, कॉन्सेप्ट बेस्ड अप्रोच भी थी, मतलब सवाल ऐसे ऐसे भी थे जिनके अंदर कॉन्सेप्ट घुसे हुए थे, और अगर आपने डीप स्टडी नहीं करी है तो भाई नहीं होगा पेपर। और समस्याएं सुनिए, आपको कनेक्शन बिटवीन ग्राफ्स एंड फॉर्मूला विद डेरिवेशन, ये सब पूरा प्रॉपर आना चाहिए। मतलब ग्राफ भी दिए हुए थे, ग्राफ से इंटरप्रिटेशन लिया गया था कि आपको इंटरसेप्ट देखना आना चाहिए, फिर इतना ही नहीं, इंटरसेप्ट को पुट करिए, फिर वहां पे रूट लगाइए, कैलकुलेशन करिए। क्वेश्चन आया था डिबाई एकलॉन सेगर का, तो फिर इतना कुछ करने के बाद भी कैलकुलेशन आगे भी चल रही, तब जाके 7 लाइन में आंसर आ रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन, और थर्मो में स्पेशली मैं बोलूंगा जो प्रश्न आए थे, एक ग्राफ का क्वेश्चन था अगर तुम्हें याद हो, है ना, उस ग्राफ में आइसोथर्मल, एडियाबैटिक सब डाल दिया, ऑप्शन देखो, उसके वर्क डन भी चेक करा रहा है, चारों के वर्क डन, चारों की इंटरनल एनर्जी सब कुछ चेक करो। उसके बाद अगर तुम्हें बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है, साइन कन्वेंशन भी चेक करा रहा है, तुम्हें डब्ल्यू डेल्टा यूएन का साइन कन्वेंशन अगर नहीं पता तो गलत कर दोगे, ग्राफ की समझ नहीं है तो गलत कर दोगे, तो सीधा नहीं कि फॉर्मूला लगाया आपने खत्म कर दिया। एक और क्वेश्चन था वो भी अच्छा था, तो कुल मिला के थर्मो अच्छे लेवल की आ गई अचानक से। 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था केमिकल इक्विलिब्रियम प्लस थर्मोमिक्स का। अब यहाँ पे मुद्दा ये उठता है कि भाई इतना पेपर में जब अंतर आ सकता है अचानक से 1 महीने के अंदर, सोचो कितना अंतर आ गया। तो पहली चीज तो उन सभी लोगों को निराशा हाथ लगेगी जो लोग प्रेडिक्शन वाले पेपर के हिसाब से चलते हैं, मतलब जो बोर्ड की तैयारी को मान के चलते हैं कि हम वैसे नीट भी दे के आएंगे। तो भाई नीट वैसा एग्जाम नहीं है, कभी भी आपको सरप्राइज कर सकता है। ये आपको अब समझ में आ जाना चाहिए पिछले 3 सालों के अंदर जिस प्रकार का पैटर्न लगातार बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। तो अब आपको ये क्लैरिटी दिमाग में होनी चाहिए कि भाई अब मेरे को अगर डीप स्टडी नहीं करूंगा तो मेरा सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम है। अब होता क्या है, एक बार पेपर इजी आ जाता है तो लोग बैठ जाते हैं कि भाई अब तो इजी आ गया, अब तो हम खुश हो गए, अब तो हम उन्हीं मास्टर से पढ़ेंगे जो हमें इजी पढ़ाते हैं, हमें सारा कुछ समझ में आता है। मुद्दा ये नहीं है मेरे दोस्त कि तुम्हें क्लास में कितने प्रतिशत समझ में आता है, पहला मुद्दा ये नहीं है। पहला मुद्दा ये है कि जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है क्या वो कंटेंट सही है, ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, उतना ले जाने लायक है आपको पेपर में जिससे आपका पेपर हो जाए। उसके बाद दूसरी सीढ़ी है कि तुम्हें कंटेंट जो सही परोसा जा रहा है तो तुम्हें कितने प्रतिशत उसमें से समझ में आ रहा है, ये सवाल होना चाहिए। जबकि आज की पीढ़ी का जो मन में विचार आते हैं उनको क्या आते हैं कि हाँ भाई मुझे एक्स एजुकेटर फलाना एजुकेटर से सब समझ में आता है तो बहुत अच्छे हैं, वो मेरे भगवान हो गए भाई। इन एजुकेटर का मेरे को 80-90% समझ में आता है क्योंकि इनका कंटेंट बहुत डीप है, तो भाई इनसे नहीं पढ़ूंगा मैं,
सिलेक्शन कहाँ से होगा भाई? आप खुश होने के लिए पढ़ रहे हो या रैंक के लिए पढ़ रहे हो? पहले तो आप ये सोचो। अगर आप रैंक के लिए पढ़ रहे हो मेरे दोस्त, तो पहले कंटेंट पे ध्यान दो। अगर आप खुश होने के लिए पढ़ रहे हो, तो खुशी तो बहुत लोग बाँट रहे हैं, है ना? बहुतों को खुशी बाँटने का मौका मिला, वो सब बाँट रहे हैं, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो आपको सोचना पड़ेगा, बैठिए, अपने में इंट्रोस्पेक्शन लाइए, समझिए चीज़ों को, फिर आगे बढ़िए। जवाब आपको ढूँढने हैं, सवाल मैं आपको दे सकता हूँ, जवाब आपके ही होंगे, डिसीज़न भी आपका ही होगा। प्रणव सर? जी सर, तो आपने ऑलरेडी पूरा रोड मैप बता ही दिया। और एक बात रहती है सर, बच्चों को मज़ा उसी में आता है जब सब कुछ खट 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 बन रहा हो। बट मेरा तो मानना ये है कि अगर तुम मेरी क्लास में आए और तुमसे सब बन गया, हाँ। मतलब कहीं ना कहीं मुझ में कमी है। भाई मैं तो है ना? बच्चे के कहते हैं मेरे को सर क्लास में मजा नहीं आ रहा, तो मैं तुमसे कहता हूँ भाई मैं मजे के लिए पढ़ा ही नहीं रहा। हाँ अगर तुम मैं मजे के लिए थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। हाँ, 3 चीजें होती है मेरे दोस्त जीवन में, है ना? एक तो मजा, एक सुख और एक आनंद। ये तो सर मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ। मजा, सुख और आनंद, ये 3 सीढ़ियाँ हैं। मजा सबसे सस्ती चीज़ है, बहुत लोग दे देते हैं आपको। आप जाएँगे मजे के लिए, लोग क्या-क्या नहीं करते। उसके बाद आता है सुख। सुख थोड़ा आत्मसंतुष्टि के बाद आता है। आनंद जो होता है ना, वो तब आता है जब आप एकदम चीज़ों के एक्सट्रीम पे पहुँच जाते हैं। मैं भाई आनंद देता हूँ। हाँ, मजा देता अगर ही तुम नहीं। हमारी क्लास में बैठ के सवाल करोगे ना, बहुत एफर्ट पड़ेगा, बहुत। दर्द हो रहा है। लेकिन जब बना लोगे तो भाई जो शांति मिलेगी आत्मा हाँ, को हो गए भाई, हो गया, मजा ही आ गया। देख लिया, बिल्कुल। मतलब उस लेवल की चीज़ देख ली मैंने। हाँ, और बहुत ज़रूरी है देखना। देखो, अगर तुम एकदम अति स्थिति की तैयारी नहीं करोगे ना, तो हाँ। खत्म हो जाओगे, फिर वही करना पड़ेगा इंटीरियर ईयर फिर को। तो देखो ऐसा, फिर तुक्का है। इस साल अच्छा पेपर आया, तुम्हारा हाँ। नहीं होगा, अगले साल खराब आया तो तुम्हारा हो सकता है। बिल्कुल। मतलब तुम पेपर के ऊपर डिपेंडेंट हो। बिल्कुल, मतलब तुमने एक बिल्कुल। वेरिएबल क्रिएट कर लिया अपने ऊपर राइट, कि राइट। पेपर कैसा आएगा तब मेरा होगा कि नहीं होगा। तो उस हिसाब से फिर तो 3 साल का प्लान बनता है। 3 साल का पैकेज लो प्रॉपर, हाँ। और भाई फिर उसमें देखो कि तुम्हारे लकी लकी विनर नहीं होता जैसे, हुँ, कि हुँ। लकी ड्रॉ निकल रहा है इस बार। हाँ। अच्छा जैसे मान लो एक व्यक्ति पढ़ने वाला है ना, उसका फिजिक्स वीक है। अब उसको 3 साल का पैकेज लेना पड़ेगा फिजिक्स क्योंकि का, फिर बस इसी साल तो आसान आएगी। बस वो उसका साल। हाँ, फिर तो ये करना पड़ेगा यार। देखो, सुनने में बुरा लगेगा, मगर मुझे लगता है ये हमें यूट्यूब पे भी लगेगा। बोलने की ज़रूरत थी। भाई बुरा लग जाए वो ज़्यादा सही है, बुरा लग लो, हमें 4 बातें बोल लो, मन ही मन बोलो, भले कमेंट में लिख लो, ठीक है? तुम्हारा अगर भला हो जाता है मुझे बुरा बोलने से, तो कर लो, कर लो। कर लो, ठीक, वो भी करो। कोई दिक्कत नहीं। तो यार अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हो और रमेश सर की बात ना हो, तो ये सिनोनिम्स हो चुके हैं एक-दूसरे के, ठीक है? तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा सर, ओवर टू यू। क्या किया जाए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? हाँ भाई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको डॉक्टर बनना है। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, क्या आपको जस्ट एमबीबीएस डॉक्टर बनना है? नो, एमबीबीएस के बाद में आपको एमडी या डीएम या एमएस या फिर एमसीएच। तो सिमिलरली स्टूडेंट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल, तीनों अगर आपको एक्सपर्ट मिल जाए तो क्या बात रहेगी बच्चों। फिजिकल केमिस्ट्री का कंप्लीट हो गया। अब मैं बात करता हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नीट 26 क्वेश्चन पैटर्न का बच्चों बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अभी जेई मेन का जो पेपर था उसमें क्वेश्चन पैटर्न एवरी ईयर चेंज होते हैं बच्चों। सरप्राइज मिलते हैं, एआर क्वेश्चन कुछ भी मिलता है। और इस बार क्या हुआ, री नीट के अंदर एआर क्वेश्चन आ गए, स्टेटमेंट के क्वेश्चन आ गए। स्टूडेंट कह रहा है ये क्या हो गया। बच्चों, कभी एआर क्वेश्चन आएंगे, सरप्राइज पैटर्न मिलेगा, तो पैटर्न से घबराना नहीं है। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा, पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट। जो 26 का क्वेश्चन का पेपर था वो इजी टू मॉडरेट था, और जब यही बात करें अपन तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट, पेपर का लेवल बहुत अच्छा था। एक और इम्पॉर्टेंट बात, तीसरी, इक्वल इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल चैप्टर। 26 में बच्चों जो हुआ था, सभी चैप्टर के क्वेश्चन थे, 2-2 3-3 क्वेश्चन। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या हुआ, सारा गड़बड़ हो गया। 7 क्वेश्चन फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक सिंगल चैप्टर से बच्चों 7 क्वेश्चन। टी ब्लॉक जो बहुत बड़ा चैप्टर था, उस चैप्टर को ही गायब कर दिया। ओनली एक क्वेश्चन, क्या होगा स्टूडेंट। तो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट नहीं होती है। इंपॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट कहाँ मिलेगी? यूनिवर्सिटी एग्जाम में। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो, यहाँ कोई आपको इंपॉर्टेंट लिस्ट नहीं है। सर, इसमें एक छोटा-सा हाँ। सवाल ऐड करूँगा सर। बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ चलते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट हाँ, तो फार्मूला। ये एक सबसे बड़ी गड़बड़ है। इसमें क्या बच्चे कहते हैं सर एंटी ने हमारे साथ स्कैम कर दिया। अरे स्कैम क्या, तुम किनके कहने में आ रहे हो, वो तुम्हारे साथ स्कैम कर रहे हैं। रियल बात को समझिए बच्चों, हम तो सभी चैप्टर को इक्वल लेवल का पढ़ाएंगे। एक और जी। एनसीईआरटी बेस, लोग कहते हैं इनऑर्गेनिक को एनसीईआरटी बेस पढ़ो। एनसीईआरटी पढ़ो, मना नहीं है, बट एनसीईआरटी के जो कंसेप्ट है ना, उसका एप्लीकेशन आना चाहिए बच्चों। इस बार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन था, आप एग्जाम्पल डाल दो एनसीईआरटी के अंदर, MnCN होल 6-3 एनसीईआरटी में मिलेगा ही नहीं बच्चों। फिर कहाँ गई एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ने से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं हो रहा। बिल्कुल। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन प्रैक्टिस बच्चों। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। हम लोग जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं ना, नीट एग्जाम के बाद तक, नीट एग्जाम के चलने तक हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एग्जाम्पलर के, जेई मेन, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है।
तो आपका रेगुलर सेशन चलता रहेगा। तो एक इस तरह से बच्चों जो मैंने बताया उसको आप फॉलो करेंगे बिल्कुल। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर। तो यार इनऑर्गेनिक तुम्हारा सॉर्टेड है, फिजिकल तुम्हारा सॉर्टेड है। अब अपन बात बच्चों को लेके चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की Organic तरफ, chemistry। ठीक है। तो अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हो तो यार कोटा में मतलब कुछ ही बहुत ही ऐसे नाम है जो पूरे देश में निकल के आए, और उनमें से एक हमारे एसिड सर हैं। सर प्लीज आइए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर जाने जाते हैं भाई, इतनी लंबी लंबी क्लासेस लेते हैं, तुमने जरूर से करी होंगे, और एक बार पढ़ लोगे ना, एक बार यहाँ पढ़ लोगे फिर कहीं पढ़ ही नहीं सकते तुम, बिकॉज आदत लग जाएगी एकदम से, है ना। सर आप ओवर टू यू सर, बताइए बच्चों को कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आखिरकार करना क्या है। थैंक यू सर। देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो जनरल ट्रेंड मार्केट में है कि ये रटने वाला सब्जेक्ट है, और बच्चा कहता है इसमें रिएक्शंस को रटना है। नहीं बेटा, एकदम गलत है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर 15 क्वेश्चंस आते हैं तो ये 15 मिनट के अंदर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और ये अपने टाइम को दूसरे सब्जेक्ट को दे सकता है हेल्प करने के लिए। अगर हम आपसे बात करें तो नीट 2026 एंड री नीट 2026 की बात करें तो जब 25 का नीट हुआ था, पेपर टफ आया था, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि भाई अब पेपर टफ आया है तो हम अब अच्छे लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और करवाएंगे क्लास में, एडवांस लेवल की बात करेंगे। लेकिन प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये है कि जब बच्चा आपके सामने आता है ना, तो चाहे पेपर इजी हो, चाहे मॉडरेट हो, चाहे पेपर टफ हो, आपको हमेशा हमेशा के लिए तैयार होना चाहिए। आप रिस्क नहीं ले सकते। अगर आपने रिस्क ले लिया तो उस बच्चे का 1 साल खराब हो जाएगा, उसके घर वालों की मेहनत खराब हो जाएगी। प्यारे बच्चों, अगर हम आपसे बात करते हैं कि नीट 26 में अगर बात करी गई थी कि ये सरफेस लेवल की स्टडी है, तो प्यारे बच्चों री नीट में मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चंस आए। प्यारे बच्चों, अगर यहां पर बोला गया कि केवल शॉर्ट्स मेथड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ना ना ना, ऐसा नहीं होगा। हमें डिटेल्ड स्टडी के साथ शॉर्ट्स मेथड भी सीखने हैं, बिकॉज नीट इज ए गेम ऑफ स्पीड एंड एक्यूरेसी। अगर आप स्पीड और एक्यूरेसी नहीं रखेंगे, एक बात, आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, आपके पास स्पीड है लेकिन एक्यूरेसी नहीं है, पेशेंट को नहीं बचा सकते। आपके पास एक्यूरेसी है लेकिन स्पीड नहीं है, आप पेशेंट को नहीं बचा सकते। आपको स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों रखनी पड़ेगी। यही तो नीट का गेम है। नीट भी तो यही बात करता है। तो अच्छे मेथड के साथ अगर उसने कोई डीप लेवल में क्वेश्चन पूछा तो उसके लिए आपको मैकेनिज्म भी आनी चाहिए, लेकिन उस क्वेश्चन को आपको आसान तरीके से सॉल्व करना भी आना चाहिए। केवल ओनली एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है। हाँ, एनसीईआरटी एक बाइबल की तरह है, गीता की तरह है, कुरान की तरह है, गुरु ग्रंथ साहब की तरह है, आप मान सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी के साथ उसके एक एक लाइन का डीप डिस्कशन भी आपको आना चाहिए। रीनीट ने इस पर बात भी करी है। सिंगल और 2 स्टेप क्वेश्चन बेस्ड अगर यहाँ पे पूछे गए तो यहाँ पर प्यारे बच्चों मल्टीपल स्टेप कंसेप्ट पूछे गए। मैं अगर बात स्टीरियोकेमिस्ट्री की करता था, 2025 में स्टीरियोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन जो आए थे एडवांस लेवल के आए थे। 2026 की बात करता हूं तो उसने मैकेनिज्म को स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ मैच कराया। प्यारे बच्चों, क्लास में करवाया था, कन्वर्जन कराए थे, सॉ हॉर्स कराया था, वेस्ट डैश कराया था, न्यूमान कराया था, फिशर करवाया था। और जब मैं पढ़ाता था तो कुछ बच्चे ऐसे मैसेज करते थे या कराए जाते थे। देखो, ये बात भी मैं बोलूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है, बात मार्केट की है, क्योंकि हम आपको गुमराह नहीं कर सकते कि सर एक बात बताओ, क्या एक कन्वर्जन जरूरी है? क्या फिशर प्रोजेक्शन को वेस्ट डैश में, न्यूमान में, सॉहर से कन्वर्जन जरूरी है? अरे री नीट 2026 का पेपर उठाओ, कितना बेहतरीन उसने रिएक्शन करवाने के बाद जो प्रोडक्ट था न्यूमान में पूछा। और प्यारे बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन 2 दिन पहले ही, नीट के पहले, हमने 1 शॉट में कराया था, जो आईटी एडवांस का लेवल था। अगर मैं हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा रहा था तो वहां पे ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग की जब बात करता था तो एक बच्चे ने कहा सर क्या ये आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता? एनसीईआरटी क्लास 11 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर एग्जामिनर से बोल दिया जाए कि बिना किताब को खोए तुम क्वेश्चन बनाओ, तो उसके पहले पेज पर ही वो ऑर्बिटल डायग्राम बना हुआ है, क्यों क्वेश्चन नहीं आ सकता? नीट ने पूछ लिया। अब लोग कह रहे हैं अरे ये क्वेश्चन तो बहुत टफ आ गया। ना ना ना, बच्चे ने आपका हाथ पकड़ा है। पेपर किसी भी लेवल का जाए, आपको बताना होगा, आपको समझाना होगा। अगर कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो एकदम एक्सट्रीम आउट ऑफ सिलेबस है, तो फिर वो किसी से सॉल्व नहीं होगा। लेकिन अगर एक बच्चे से भी सॉल्व हो रहा है तो वो आपसे भी सॉल्व होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी बात करते हैं कि हर एक चैप्टर पर आपको काम करना है। आईयूपीएससी से लेके लास्ट तक हर चैप्टर पे काम करना है। ना किसी का वेटेज कम है, ना किसी का वेटेज ज्यादा है। तो प्यारे बच्चों, मैं एक लाइन में बोलूंगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे इजी तरीके से आपको समझ में आएगी और आप उसको भूल नहीं पाएंगे। ग्रे मैटर में वो आपके स्टोर हो जाएगी। बोलते हैं ना कि प्यारे बच्चों, हर एक दिन, प्यारे बच्चों, वह भी एक दिन आएगा जब हर संघर्ष मुस्कुराएगा और माँ बाप गर्व से कहेंगे मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा।
इसलिए आपको आगे बढ़ना है और मेहनत करनी है प्यारे बच्चों। इसके साथ हमने एक सीरीज चलाई थी जिसका नाम था एसिडोफाइल सीरीज। प्यारे बच्चों, हमने हर दिन उन अच्छे क्वेश्चंस को आप तक पहुंचाया था, रिकॉर्ड किया था। आप एसिडोफाइल सीरीज सर्च करिएगा और री नीट 2026 का पेपर सामने रखिएगा, आपको बहुत कुछ उसमें मैच होता हुआ दिखाई देगा। और प्यारे बच्चों, मैं बहुत अच्छा, एक एजुकेटर मेहनत क्यों करता है? केवल वो 3 शब्द के लिए। अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो वो 3 शब्द के लिए, ऑर्गेनिक, ऑल, करेक्ट, जिससे वो दिन रात एक कर देता है। और ये आप लोगों का प्यार है। आप देख सकते हैं कि रीनीट के जस्ट बाद बच्चों ने जो प्यार दिया है, बड़े बड़े कि सर ऑर्गेनिक, ऑल करेक्ट, सर मजा आ गया। अगर वो कह सकते हैं, वो लिख सकते हैं, तो आज आप क्यों इस डिटर्मिनेशन के साथ आगे नहीं बढ़ सकते कि अगले साल आप भी ऐसे मैसेज करें, ऐसे प्यारे प्यारे मैसेज करें? तो प्यारे बच्चों, हम आपके साथ लगने वाले हैं, ये पूरी टीम आपके साथ लगने वाली है जो आपको आगे बढ़ाएगी। बिल्कुल सर। सर आप पढ़ा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो मुझे नहीं लगता बच्चों के मतलब मैसेज हमें दिखाने की भी जरूरत है, बिकॉज आप खड़े हैं तो वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। नहीं सर, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये सोशल मीडिया और अपनी दुकान चलाने वाले, ये जो राजनीति करते हैं ना, बिल्कुल। इस ईश्वर ने हमें एजुकेटर बनाकर इस धरती पर भेजा है, तो हमें उस मंच को मंदिर की तरह पूजना चाहिए बिल्कुल। और सेवा भाव के साथ उन स्टूडेंट्स के सामने होना चाहिए। क्योंकि वो जो सामने बैठा है ना, पता नहीं उनके बच्चों को, उन बच्चों को 2 रोटियां खिलाने के लिए माँ बाप ने 2 रोटियां कम खाई होंगी, बिल्कुल। तो पूरे परिवार का संघर्ष होता है। इसे और बच्चा बेचारा इमोशन में फंस करके अपना साल बर्बाद कर देता समय है। निकल जाता है ना, हाँ। और जब बच्चे की आंखों से आंसू आते हैं तो उस समय लगता है कि नहीं, इसके साथ गलत हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। ये ऊपर वाला है ना, आपको इस समाज की सेवा, धरती के भगवान को बनाने की सेवा करने वाला है, तो आपको सेवा करना है और अच्छे भाव से करना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अब बात करते हैं बायोलॉजी की, और बायोलॉजी में मैं और अमित सर तुम्हें मिलकर बताएंगे कि व्हाट शुड बी द राइट प्लान। सर प्लीज। तो यार देखो, एक सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल सर, हम आपस में बात करके बच्चों को बता देते हैं, वही काफी है। ये सर एनसीईआरटी वर्सेस बियॉन्ड एनसीईआरटी, इसकी बहुत लड़ाई है समाज में, क्या करें? इस बार तो पेपर से डिट्टो एनसीईआरटी आया। हाँ बोले। इसका मतलब ये नहीं, आज का हम कोई प्रिजम्पशन नहीं ले सकते कि आगे क्या होगा, हम्म। क्योंकि हम कुछ नहीं जानते फिजिक्स का कैसा आएगा, केमिस्ट्री का कैसा, बायो का कैसा। जो इस गेस वर्क में हमें जाना ही नहीं, हमें तो पढ़ना है। तो देखो, एनसीईआरटी ही पढ़नी है। और एनसीईआरटी में क्या होता है, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो एनसीईआरटी की लाइनों का इंटरप्रिटेशन है, राइट। वो डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है। जैसे पिछले 26 या 25 में जाएंगे तो वो ट्विंस वाला क्वेश्चन राइट है ना। तो हम एनसीईआरटी ही पढ़ाते हैं, हम्म। लेकिन हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी की लाइनों का इंटरप्रिटेशन भी आपको बताते हैं, ताकि अगर क्वेश्चन इनडायरेक्टली आ जाए एनसीईआरटी की ही नॉलेज से, तो वो भी आप कर सकें। ठीक है, मतलब ये ऐसा ही है जैसे कोई गीता या कुरान की आयतों को पढ़ लेने से कोई पंडित या मौलवी नहीं बन जाता रट लेने से। उनका मतलब क्या है, उसको समझ कर ही हम लोग सही में कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते राइट हैं। राइट राइट। बस उतना फिर देखो क्या है ना, एनसीईआरटी इंटरप्रिटेशन इज द की, और वो हम तुम्हें कराते हैं। दूसरा क्या है, पीवाईक्यूज का रेलेवेंस। देखो, बिना पीवाईक्यू किए दुनिया के किसी भी एग्जाम की कभी भी तैयारी करो, कभी नहीं जाना चाहिए। लेकिन रेलेवेंट पीवाईक्यूज करना, ये नहीं कि एकदम ही बाहर पहुंच चुके और कुछ भी पीवाईक्यू कहना अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस। यस, मैं लास्ट 10 साल पकड़ लूं, हाँ। 10 साल उठा लो, उसमें भी काफी रेलिवेंसी। जैसे एक एग्जांपल है टैसल्स और ईयर्स, ये एनसीईआरटी ने बदलाव भी किए। तो तुम्हें पता है, एक गलत कॉन्सेप्ट के ऊपर भी बच्चों को कॉलेज दिया गया था, एनसीईआरटी बदली और अब वो कॉन्सेप्ट हमेशा से सही था, ये गलत छाप रहे थे। तो वो सारी गलतियां तुम्हें हम पकड़वा करके देंगे। अब अगला सवाल है प्रैक्टिस वर्सेस थियरी, तो बताइए सर। देखो, ये दोनों ही चीजें अलग तरीके से चलती हैं। थ्योरी का ग्राफ धीरे धीरे कम होता जाता है, हाँ। प्रैक्टिस का बढ़ता था। शुरू में थ्योरी ज्यादा, बिल्कुल। प्रैक्टिस कम, बाद में प्रैक्टिस ज्यादा, थ्योरी थियरी कम, है ना। तो ये क्लैरिटी रखना। ये नहीं कि अभी बच्चे अभी कहेंगे सर अभी से फुल मार्क लगाएं क्या, पागल नहीं, है? नहीं। बिल्कुल नहीं। पहले अभी थियरी पे ज्यादा ध्यान देना, फिर धीरे धीरे अपने आप प्रैक्टिस पे शिफ्ट होना, ये है सही तरीका। और मुझे नहीं लगता हमसे ज्यादा कोई प्रैक्टिस कराता होगा भाई, तुम खोज लो। मेरे ख्याल से खोज लो। मैंने और प्रणव ने जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हैं, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अगर सर मैंने तो अकेले में करीब 25,000 से ज्यादा हाँ, सवाल तो कराए, वही। और तुम उसके विटनेस हो। मैं हवा में बात करता ही नहीं, ठीक है। हाई वेटेज चैप्टर, इससे बड़ा स्कैम सर। नहीं, मतलब कुछ नहीं। सभी exit सभी नहीं चैप्टर्स वेटेज वाले हैं, इसीलिए एनसीईआरटी में है। आप ये सोच के करिए, क्योंकि पिछले साल क्या हुआ था सर, 4 क्वेश्चन फ्रॉक से, चल एक चीज और ना, लिविंग वर्ड से 0 क्वेश्चन और इस बार 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन, तो हाई वेटेज तो कुछ नहीं होता। कुछ नहीं, ये सब भ्रम है, वहम है। और बायो में देखो यार, हम खड़े हैं, तुम्हारी बायो संभल गई, यहीं से बात खत्म। इससे ज्यादा ना तुम्हें जानने की जरूरत है ना समझने की जरूरत है। अब तुम्हें और 2-4 जरूरी बातों पर लेकर के आता हूँ। आई होप ये बातें क्लियर। तो कोई भी सवाल मन में हो तो जरूर से कमेंट्स में डाल देना। तो यार तुम्हारे दिमाग में आई होप सारी स्ट्रैटेजी अब क्लियर है कि तुम्हें कब क्या क्यों कैसे करना है। सही प्लान ऑफ एक्शन तुम्हारे सामने, अगर मन बनता है और क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है कि तुम्हें तैयारी दोबारा करनी है, अनअकैडमी प्लस से अच्छी पैनल तुमको एग्जिस्ट ही नहीं करता है। टॉर्च लेके खोजोगे ना
तो भी तुम्हें नहीं मिलेगा। और ये सारे के सारे टीचर्स तुम्हें किस प्राइस पॉइंट पे मिल रहे हैं? 4699 पर। तो यार क्योंकि इस बार से ऑनलाइन एग्जाम भी होने वाला है, तो ये प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ साथ कुछ एडिशनल भी बताता हूँ। देखो वैसे अनअकैडमी पर 3 तरह के सब्सक्रिप्शन होते हैं, प्लस, आइकॉनिक और आइकॉनिक प्रो। प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ तुम्हें इन सारे के सारे टीचर्स का एक्सेस मिलता है। जितने भी टीचर्स तुमको दिख रहे हैं ना यहाँ पर, सबके सबका सारी क्लासेस का एक्सेस मिलता है। ऐप पर जितना टेस्ट है सबका एक्सेस तुम्हें मिल रहा होता है। आइकॉनिक में तुम्हें जो मॉड्यूल्स हैं वो प्रिंटेड मिल जाएंगी, प्लस पे मॉड्यूल्स मिलेंगे लेकिन वो पीडीएफ मिल रही होंगी। और आइकॉनिक प्रो पर तुम्हें अलग से और भी क्या बोलते हैं, टॉप 100 में एंट्री मिलती है। टॉप 100 क्लब का एक हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी बनती है। उसके साथ साथ व्हाट वी हैव एड ऑन, बिग एड ऑन इज दिस ऑफलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। देखो ये फॉर्मेट क्या समझ लो। एक चीज है ऑफलाइन वेन्यू पर जाकर के, सेंटर पे जाके तुम टेस्ट दोगे। ये हमने देश भर में 70 शहरों में हम ये टेस्ट करा रहे हैं, जिसका प्राइस है 6000, ठीक है। और एक टेस्ट है तुम घर पे बैठ के दे सकते हो, लेकिन उसके लिए मोबाइल पे नहीं दे पाओगे, यू विल नीड अ लैपटॉप, ठीक है। लैपटॉप पे तुम जाके पीसी पर दे सकते हो। ये एआई प्रोक्टर्ड ऑनलाइन टेस्ट होंगे, ठीक है। एआई प्रोक्टर्ड में क्या होगा, कैमरा ऑन रहेगा, माइक ऑन रहेगा, जिसे तुम इधर उधर दाएं बाएं ना देख पाओ। हम ईमानदारी से टेस्ट कराएंगे और तुमको ऑल इंडिया रैंकिंग भी हम देंगे, ठीक है। तो तुम्हारे अगर 70 शहरों में से तुम किसी भी शहर में हो, गेट दी ऑफलाइन वर्जन। मतलब ये ऑफलाइन जाके तुमको टेस्ट ऑनलाइन नहीं देना है ना, तो सीबीटी पैटर्न रहेगा, एनटीए फील्ड में पूरा पूरा पेपर होगा, ठीक है। ये प्राइसिंग हो गई तुम्हारे पास, है ना। तो जो भी तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा फीजिबल, देखो आई वुड रिकमेंड, अगर बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, देखो यू शुड बाय डिफॉल्ट हैव द सीबीटी, उसमें तो कोई कमी रखनी ही नहीं है। और अगर बहुत फाइनेंशियल इश्यूज है तो प्लस ले लेना, ठीक है। अदरवाइज अगर ले सकते हो तो गो फॉर आइकॉनिक प्रो, ठीक है। तो आई बिलीव ये सारी बातें मैंने क्लियर कर दी है। सारे टीचर्स की बैचेस 27 से शुरू हो रही हैं। ये हमारा पैनल है टीम वॉरियर्स का, तो इसके साथ जुड़ो और अपनी बेस्ट रैंक के लिए जो तुम अब ड्रॉप करोगे, तो सही टीम के साथ सही दिशा में रेस में दौड़ो। क्योंकि खाली दौड़ने से फिनिश लाइन तक पहुंचोगे ये जरूरी नहीं है, दिशा तुम्हारी सही होनी चाहिए और वो दिशा हम तुम्हें देंगे, ठीक है। लेट्स क्रैक इट। इफ देयर इज एनीथिंग यू वांट टू नो, ड्रॉप इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन।